मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मिडिल ईस्ट एक बार फिर दुनिया की सबसे बड़ी चिंता बन चुका है। ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ता तनाव, इजरायल के साथ लगातार टकराव, खाड़ी क्षेत्र में सैन्य गतिविधियों और परमाणु कार्यक्रम को लेकर बढ़ती बयानबाजी। क्या दुनिया किसी नए और बड़े युद्ध की दहलीज पर खड़ी है? क्या हालात ऐसे मोड़ पर पहुंच सकते हैं जहां न्यूक्लियर हथियारों की चर्चा सिर्फ धमकी ना रह जाए? आज के इस विशेष ज्योतिषीय विश्लेषण में हम ग्रहों की चाल, वैश्विक ऊर्जा और युद्ध के योगों को समझने के संदर्भ में कोशिश करेंगे कि क्या न्यूक्लियर वॉर का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। और चलिए, मेरे साथ इस खास मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ दो बेहद ही जाने माने ज्योतिषी आचार्य राज मिश्रा जी और सैविज सिंह जी भी मौजूद है। बहुत शुक्रिया और बहुत स्वागत भी आप दोनों का मेरे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो आचार्य राज मिश्रा जी, मतलब जब हम सोचते हैं कि अब परिस्थितियां थोड़ी ठीक हो जाएंगी, मतलब ऐसा लगा अभी 4-5 दिन पहले तक, जिस दिन ये जो खैमेनेई है उनको सुपुर्दे खाक किया गया, उसके बाद पता नहीं ईरान को क्या हो गया अचानक से, मतलब फिर से ऐसे कर रहा है जैसे कि अब एक नई जो जंग है वो लड़नी है। आखिरकार इसके पीछे की वजह क्या है और क्या जो न्यूक्लियर हम सुनते हैं सिर्फ, क्या वो एक्चुअली होने वाला है जो प्रथम द्वितीय विश्व युद्ध में हमने देखा? करेक्ट। देखिए, दो चीज ध्यान रखिएगा मनोरमा जी। एक तो श्री रामचरितमानस की एक बहुत सुंदर चौपाई है कि तुलसी जस भवतव्यता और तैसी मिले सहाय और आपुह जाए ताहि पह ताहि तहाँ ले जाए। जिस प्रकार की परिस्थिति घटित होनी होती है, ग्रह जिस प्रकार के संयोग को तैयार करते हैं, वो अपने आप तैयार हो जाता है। मैं आता हूं पहला और द्वितीय विश्व युद्ध पर कि प्लैनेटरी पोजीशन क्या थी। जब भी विश्व युद्ध जैसी परिस्थिति होती है तो उसमें साधारण प्लैनेट का योगदान नहीं होता है, क्योंकि जनरली अगर हम देखें, सूर्य को देख लें, बुध को देख लें, बृहस्पति सूर्य को देखें, बुध को देखें, मंगल को देखें, शुक्र को देखें, चंद्रमा को देखें, ये प्लैनेट ऐसे जो थोड़े थोड़े समय में अपने राशि को परिवर्तित कर लिया करते हैं। अब बड़े हमेशा विश्व युद्ध के लिए जो प्लैनेट रिस्पॉन्सिबल होते हैं, दैट इज सैटर्न एंड राहु। शनि और राहु, केतु, बृहस्पति, इनकी इन्वॉल्वमेंट विश्व युद्ध के लिए हमेशा इंपॉर्टेंट होती है। और स्पेशली शनि और राहु की अगर हम परिस्थिति को देखें तो बहुत जरूरी है कि वहां बहुत देखना आवश्यक होता है कि वो विश्व युद्ध के लिए बहुत रिस्पॉन्सिबल प्लैनेट हैं। मैंने क्या किया, जो पहला विश्व युद्ध हुआ था 1914 के अंतर्गत, 28 जुलाई 1914 को जो पहला विश्व युद्ध हुआ था, उस समय जो जगत की, विश्व की लगन कुंडली बनी थी, उसको मैंने देखने का प्रयास किया। एक चीज बड़ा सिमिलरिटी जो इस समय पर चल रही है वो मुझे नजर आया, वो थोड़ा सा पेनफुल लगा, पीड़ादायक लगा कि वहां पर राहु उस समय कुंभ राशि के अंतर्गत गोचर कर रहे थे, और उसके साथ अगर हम केतु को देखें तो उस समय सिंह राशि में, जनरल सी बात है कि राहु कुंभ में गोचर करेंगे तो केतु सिंह में गोचर करेंगे, तो वो परिस्थिति वहां पर बन रही थी। और शनि वृष राशि में गोचर करके उस समय पर जो जगत लग्न कुंडली है उसके 10th हाउस में गोचर करके और 10th दृष्टि से सप्तम भाव को देख रहे थे। यानी वो परिस्थिति करीब करीब, मैं विश्व युद्ध वाली कुंडली नहीं कह सकता हूं जो पहला रहा, लेकिन कुछ सिमिलरिटी उसके साथ था। अब मैं अगर द्वितीय विश्व युद्ध के चार्ट पर आता हूं तो उस समय की जो जगत लगन कुंडली बनी वो धनु लग्न की बनी थी। उस समय पर अगर देखा जाए, वहां पर भी शनि कुंभ राशि के अंतर्गत गोचर कर रहे थे और उसके साथ राहु मकर राशि के अंतर्गत गोचर कर रहे। तो यानी एक बात बहुत क्लियर है इस विषय पर, जो कुंभ राशि रिप्रेजेंट करती है वो पश्चिम दिशा को रिप्रेजेंट करती है, और जब भी विश्व युद्ध होता है तो पश्चिमी देश की इन्वॉल्वमेंट उसके अंदर सबसे अधिक होती है। अब इस समय पर अगर मैं पहले जो विश्व युद्ध के चार्ट रहे हैं उनसे मैच करने का प्रयास करूं तो स्पेशली शनि इस समय मीन राशि के अंतर्गत है, राहु कुंभ में गोचर कर रहे हैं, शनि 26 जुलाई को वक्री हो रहे हैं, कुंभ राशि के अंतर्गत आ रहे हैं। सभी प्लैनेटरी पोजीशन तो उस प्रकार की नहीं बन रही है, लेकिन अभी अन्य देश इस युद्ध के अंतर्गत जाएंगे। ये युद्ध विश्व युद्ध तक पहुंचाएगा जरूर, इस बात को ध्यान रखिएगा। और सब लोग इन्वॉल्व होंगे, सारे देश इसमें इन्वॉल्व होंगे, अधिकतम कंट्रियां इस युद्ध के अंदर इन्वॉल्व होंगी। ये तीसरे विश्व युद्ध में परिवर्तन जरूर होगा। एक बात ये भी तो है ना आचार्य राज मिश्रा जी, जो बात आप कह रहे हैं, मतलब कि कहीं ना कहीं अब देखिए ना, पहले भी तो युद्ध हो रहे थे, ऐसा थोड़ी है कि इजराइल जो है ईरान के साथ पहले ही युद्ध कर रहा था, वो तमाम आतंकवादी संगठनों को खत्म करने के लिए, रूस और यूक्रेन चल रहा था। लेकिन इस युद्ध से असर तो क्योंकि सबको पड़ा है
है ना, आप देखिए जाने अनजाने भारत पर कितना बड़ा असर पड़ा है। जी यस, अगर इसको देखा जाए, भारत की बात की जाए, अगर पूरे विश्व की बात की जाए भाई, अगर एक एक व्यक्ति पर बात किया जाए तो इस युद्ध का इंपैक्ट पड़ा है और ये अभी बढ़ने वाला है। आप सोचिए, इस युद्ध के अंदर सारे वार्ता के प्रयास किए जा चुके हैं, मतलब हो रहा है, फिर खत्म हो रहा है, तैयारी, कोई मतलब भी नहीं है आचार्य राज मिश्रा जी। जिस तरह की मतलब शांति हो रही है उसका क्या मतलब कि एक तरफ सैवी जी शांति की बात हो रही है और दूसरी तरफ जो इजराइल है वो अगले ही पल लेबनान पर हमला कर देता है। मतलब ऐसी भी शांति, क्या शांति है, मतलब शांति के क्या मायने बदल जाएंगे। बिल्कुल, देखिए मैं आचार्य जी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ। जिस चीज़ को अभी उन्होंने यहाँ पे हाईलाइट किया उसे समझना बहुत इंपॉर्टेंट है और उसी विषय पर मैं भी आ रही हूँ। देखिए, हम थर्ड वर्ल्ड वॉर की बार बार चर्चा करें, हम विश्व युद्ध की बार बार बात करें और ज्योतिषी गणनाओं को यहाँ पे एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि पहले ऐसा क्या हुआ, हिस्ट्री में ऐसा क्या हुआ, इतिहास में ऐसा क्या हुआ जो अब ऐसी स्थितियों को या ऐसी परिस्थितियों के घटित होने की संभावनाओं को कितना ज़्यादा तीव्र तरीके से दिखाता है। आचार्य जी ने जिस कुंडली का निर्माण करके बताया अभी वो बिल्कुल सही है और उसी के आधार पर अगर हम देखते हैं तो इस वर्ष के अंतर्गत देखिए 2 सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण जो है वो पड़ने वाला है। तो अब ये दोनों ही ग्रहण जो है अगस्त के समय पे आ रहे हैं और ये दोनों ही ग्रहण भारत में दृश्य नहीं होंगे, लेकिन जो चंद्र ग्रहण है आप वो देखिए महत्वपूर्ण तरीके से 28 अगस्त को ये अमेरिका के प्रांत पे यानी कि नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका और साथ के साथ में ईरान दोनों ही देशों में दिखेगा। अब इसका जो इम्पैक्ट है डायरेक्टली, सबसे पहले ये लोगों की मानसिक स्थिति को, वहां पर उच्च सत्ता में बैठे हुए जो लोग होते हैं उन पर इम्पैक्ट करता है। और ग्रहण का प्रभाव सिर्फ एक दिन के लिए नहीं होता है, ग्रहण का प्रभाव ग्रहण शुरू होने से पहले और उसके कम से कम 15 दिन तक जो है वो देखने को मिलता है। यानी कि एक तरीके से हम कह सकते हैं कि पूरा ही जो महीना होता है वो व्यक्ति उस इम्पैक्ट से ग्रस्त रहता है। अब हम ग्रहण की बात इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि जब हम पास्ट में जाते हैं, जब हम विश्व युद्ध 1 एंड विश्व युद्ध 2 की चर्चा करते हैं तो यहाँ पर देखिए 1914 में 21 अगस्त को सूर्य ग्रहण और 4 सितंबर को चंद्र ग्रहण पड़ा था, यानी कि 15 दिन के अंतराल में ग्रहण पड़ा। सिमिलर पैटर्न जो था वो विश्व युद्ध 2 में भी देखने को मिला था 1945 में, जब 25 जून और 9 जुलाई के अंतर्गत सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण दोनों पड़े थे। और आपको पता है कि किस लेवल की उस समय त्रासदी जो है वो हर दुनिया के हर देश ने, चाहे वो युद्ध में इन्वॉल्व है या नहीं है, उन्होंने देखी है। मूविंग फर्दर, जैसे आचार्य जी ने अभी बोला कि देखिए शनि और राहु ये 2 ग्रह माने गए हैं जो सबसे ज्यादा पीड़ा देते हैं और यहाँ पे अगर कहीं मंगल और केतु का भी साथ मिल जाए तो आप कह सकते हैं कि आग में घी डालने वाला काम हो जाता है। तो अब यहाँ पर शनि देखिए 26 जुलाई से वक्रीय हो रहे हैं। अब 26 जुलाई का समय पास आ ही रहा है ऑलमोस्ट, आप देख रहे हैं कि बार बार कैसे लोगों के निर्णय जो है वो बदलते जा रहे हैं। और अगर हम एस्ट्रोलॉजी से हटकर भी देखते हैं, देखिए ईरान एक ऐसा देश है जिसे आप एक लोन वुल्फ की तरह समझिए। देखिए ईरान का अगर आप पहले रिकॉर्ड देखते हैं तो कोई भी ऐसा रिकॉर्ड नहीं रहा है कि वो आतंकवादी संगठनों को बहुत ज्यादा पनाह देता है या बहुत हेल्प करता है या किसी भी तरीके से अगर हम कहें तो उन्होंने हर चीज को हमेशा सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए यूज किया है। अब ऐसे छोटे देश की जब हम बात करते हैं और जब वो एक विश्व स्तर पर सशक्त देश अमेरिका जैसे देश के साथ अगर युद्ध की स्थिति में जा रहा है तो अपने आप को सुरक्षित करने के लिए उनके पास एक ही जो चीज उनके दिमाग में आती है वो ये कि अगर हम न्यूक्लियर बॉम्ब बना लेंगे तो हम कहीं ना कहीं अपनी पेरिफेरी को स्ट्रॉन्ग कर लेंगे कि लोगों को लगेगा कि अब हमें छू नहीं सकते, हमें छेड़ नहीं सकते। पाकिस्तान को भी तो ये भ्रम है ना, बिल्कुल बार बार उस न्यूक्लियर का ही तो जिक्र करता है। एग्जैक्टली तो एक तरीके से अगर आप वो आप ये देखिए कि ईरान ने अगर वो सैन्य क्षमता से वॉर नहीं जीत रहा तो एक साइकोलॉजिकल वॉर जो वो खेल रहा है अमेरिका के साथ वो जीत रहा है, क्योंकि अभी तक अमेरिका $100 बिलियन से भी ज्यादा पैसा जो है वो इस वॉर में, इस युद्ध में झोंक चुका है जिसका परिणाम कुछ नहीं निकला है। और क्योंकि अमेरिका की बुध में राहु की दशा चल रही है, क्योंकि उनके अष्टम भाव और उनके वक्रीय प्लैनेट्स है उनकी कुंडली में निर्धारित रूप से, तो उनके सभी निर्णय जो रहने वाले हैं वो गलत रहने वाले हैं। अभी आप देख रहे हैं कि ईरान में ये लंबे समय से चर्चा चल रही है और लोग बोल रहे हैं सड़कों पे उतर के कि किल ट्रम्प, लेकिन यही चीज आप कहीं ना कहीं देखेंगे कि इसका परिणाम अब अमेरिका में भी आपको होना शुरू हो गया है। अब सही कह रही है, मतलब जो विरोध है उनकी पार्टी के भीतर भी उनका विरोध हो रहा है। आचार्य राज मिश्रा जी, मतलब ट्रंप ने जिस भी नीति के तहत ये सब शुरू किया, अच्छा 28 फरवरी को जब खमेनेई को मारा तो ऐसा लगा कि अब तो मतलब, क्योंकि उससे पहले वो वेनेजुएला में कर चुका था, मतलब रातों रात मादुरो को उठा लिया, तो उनको ये लगा शायद कि ये इतना आसान होगा। लेकिन सर अब की जो परिस्थिति है, मतलब कि जो बात कह रही है सैवी जी कि अब ईरान चाह रहा है कि वो किसी तरह वो न्यूक्लियर को करने में सफल हो जाए और उसके बाद वो उसका डर दिखाएगा। वही डर शायद अमेरिका चाहता नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं पूरी दुनिया तो सर इसी डर के साए में है ना।
यस देखिए वो अमेरिका ने क्या किया, मैं ये विषय बहुत स्टार्टिंग में हम लोगों ने डिस्कस किया कि मैंने एक बार एक चौपाई बोला था आपके यहाँ कि भयगत सांप छछुंदर के लिए एक मैंने कहा था कि एक जीव होता है चूहे से थोड़ा लंबा, चूहे जैसा जीव होता है, सर्प के लिए बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण होता है, सर्प उसको चूहा समझ करके निगल लेता है, ओके। लेकिन जब सर्प उसको आधा निगल लेता है तो उसको समझ आता है कि ये तो चूहा नहीं है, ये तो दूसरा जानवर है। उसको अब उसके लिए प्रॉब्लम होती है कि वो ऐसा बना हुआ है साइंटिफिकली सर्प कि अगर उसको उगल दे तो सर्प अंधा हो जाता है। उसको जब आधा निगल ले, अगर उसको, क्योंकि सर्प को उसको निगलना नहीं होता है, उगल दे तो अंधा हो जाए, अगर निगल ले तो सर्प मर जाए। तो अब उसके लिए प्रॉब्लम यह है कि वो ना उगल सकता है ना निगल सकता है। सेम परिस्थिति कहीं ना कहीं यूएसए के लिए हुई है, ईरान से युद्ध में उलझ करके। नुकसान जब युद्ध होता है तो उन दो कंट्रियों का तो होता ही है और पूरे विश्व का होता है, जिस चीज को हम लोग पूरी तरीके से देख रहे हैं, हम लोग पूरी तरीके से समझ रहे हैं। देखिए ईरान अभी न्यूक्लियर वेपन्स तैयार कर पाए इतना जल्दी उसकी पॉसिबिलिटी नहीं है, लेकिन जो साइकोलॉजिकली चल रहा है, ईरान वैसे नहीं जीत पा रहा है, लेकिन जो साइकोलॉजिकल प्रेशर पूरे विश्व का बना हुआ है वो अमेरिका को बहुत परेशान कर रहा है। इसमें कुछ बट मैं, क्योंकि मैं एस्ट्रोलॉजिकल डिस्कशन कर रहा हूं इसलिए उसी विषय पर आऊंगा, क्योंकि ट्रंप का जो लग्न है वो आई थिंक वृश्चिक लग्न है और सिंह राशि, सिंह राशि है, मंगल लग्न के अंतर्गत बैठे हुए हैं ट्रंप के। तो क्योंकि सिंह लग्न एक सूर्य का लग्न है और उसमें भी जाकर के मंगल बैठ जाए तो वो आदमी इतना जिद्दी हो जाता है। अच्छा राज मिश्रा जी, क्या ऐसा लगता है, मतलब ये जो बातें आप बता रहे हैं इसको देखते हुए कि ट्रंप अचानक ईरान पर इतना बड़ा हमला कर देंगे कि ईरान बिल्कुल खत्म हो जाएगा? उसकी पॉसिबिलिटी है, मैं मना नहीं कर सकता। अगर किसी व्यक्ति का सिंह लग्न है और लग्न के अंतर्गत मंगल बैठा हुआ है, एक बात ध्यान रखिएगा, मंगल जल्दबाजी का प्लैनेट है। जो दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, अगर उनकी कुंडली में या उनके परिवार के किसी की कुंडली के अंतर्गत अगर मंगल लग्न को प्रभावित कर रहा है तो वो व्यक्ति 2 मिनट पहले कुछ और डिसीजन लेता है और 2 मिनट बाद कुछ और डिसीजन लेता है। और जब उस व्यक्ति को क्रोध आता है तो मतलब वो कुछ भी कर डालने के लिए तैयार रहता है। थोड़ी देर बाद बेशक वो रियलाइज करे कि ये तो गलत हो गया, ये मुझे नहीं करना चाहिए, थोड़ी देर बाद ये रियलाइजेशन पॉसिबल है, लेकिन उस समय हाँ, तो उसी प्रकार से आप ट्रंप का नेचर उसी प्रकार से देखिए कि वो कभी बस मैं खत्म कर दूंगा, मैं चाहूं तो मैं नष्ट कर सकता हूं, ये सब हो सकता है। थोड़ी देर बाद 2 दिन बाद स्टेटमेंट आता है कि सब ठीक चल रहा है, बेहतर चल रहा है। सर ऐसे रिकॉर्ड है, सुबह दोपहर शाम अलग अलग बयान है ट्रंप के। वो ट्रंप का है, लेकिन मैं इस बात को बिल्कुल मानता हूं क्योंकि ट्रंप के लग्न के अंतर्गत मंगल है। वो व्यक्ति किसी भी दिन जब आप ये सोच रहे हो कि सारी बातचीत चल रही है और एक पॉइंट उसको क्लिक कर जाए कि नहीं ये ठीक नहीं चल रहा है, वो उस समय पर नष्ट करने का ऑर्डर दे सकता है। और मैं ये क्लियर कह सकता हूं कि इस प्रकार के चार्ट वाला व्यक्ति सोचता नहीं है किसी के बारे में, ये क्लियरिटी से कंफर्म है। वो तो बिल्कुल और दूसरा मनोरमा जी, क्योंकि जब आप मेदनी ज्योतिष का अध्ययन करेंगे जिससे कि विश्व के बारे में प्रेडिक्ट किया जाता है, वो स्पष्ट रूप से मेदनी ज्योतिष से कहती है कि जब भी शनि और सूर्य या शनि या मंगल या शनि या केतु इस प्रकार के प्लैनेट जब एक साथ आते हैं तो वातावरण को अशुद्ध कर देते हैं। जो विश्व का वातावरण है, जो विश्व की वायु है, वो अशुद्ध हो जाती है। विश्व की वायु का मतलब है कि हमारे आपको सोचने के लिए जो पॉजिटिविटी चाहिए वो नहीं रहती है, नकारात्मकता का प्रवाह चारों तरफ हो रहा होता है। और उस समय पर हर लोग पॉजिटिव डिसीजन ना लेकर के ईगो और अहंकार वाले डिसीजंस होते हैं, राक्षसत्व ब्रेन के अंदर समा जाता है और उस समय इस प्रकार के नुकसान के चांसेस ज्यादा रहते हैं। बिल्कुल, और वो दिख भी रहा है। उसके अंतर्गत दोनों कॉम्बिनेशन बनेंगे, उसके चांसेस ठीक है। अच्छा देखिए सैवी जी, एक बात और है, अगर ट्रंप मतलब की गलती से चाह भी लेते हैं कि चलो ठीक है थोड़ा सा बातचीत करते हैं, शांति वार्ता करते, तो इजराइल नहीं रुकता। इजराइल कहता है कि हमारा हित तो इसी में है कि हम ईरान में जो हिजबुल्लाह होती है वहां से सबको खत्म कर दें। क्या ईरान की तरफ से ऐसी कोई पॉसिबिलिटीज लगती हैं कि वो आने वाले समय में माफ कीजिएगा, इजराइल जो है वो आने वाले समय में ईरान को पूरी तरह से खत्म कर दे? जी बिल्कुल, मैं इसी पॉइंट पर ही अभी आने वाली थी जो आपने एड्रेस किया, क्योंकि अभी जब सीज फायर की बात भी हुई और जब MOU साइन हुआ तो इजराइल वहां बहुत क्लियर था। देखिए अमेरिका आया उस वॉर के बीच में जो ईरान और इजराइल के बीच चल रहा है, वो उस युद्ध का हिस्सा बना, वो उन दोनों के बीच में शांति वार्ता कराने का प्रयास कर रहा था, लेकिन इजराइल ने उस
उस समय भी साफ मना कर दिया कि हम MOU साइन नहीं करेंगे, हम ये सब में बिलीव नहीं करते, हम आर या पार चाहते हैं, हमें अब कोई मध्यस्थता नहीं चाहिए। तो ये तो बहुत क्लियर है कि अभी देखिए देवगुरु बृहस्पति 2033 तक अतिचारी रहने वाले हैं और ये सबसे बड़ा ग्रह है एस्ट्रोलॉजिकली, और साथ के साथ में ये वो ग्रह है जो हर कुंडली में मतलब एक बेनिफिक रोल प्ले करता है, क्योंकि ये गुरु हैं और देवताओं के गुरु हैं, लेकिन ये अतिचारी पोजीशन में है और अभी 2027 तक इनकी जो स्पीड है वो बहुत ज्यादा तेज रहने वाली है। वो ग्रह जो एक राशि से दूसरी राशि में एक साल के अंतर्गत परिवर्तन कर रहा है, वो एक ही साल में 3 राशियां गोचर कर रहा है। तो आप देखिए कि सबसे बेनिफिक ग्रह भी अगर एक इनस्टेबल पोजीशन में होता है तो वो अपना पूर्ण फल या उतना अच्छा फल नहीं दे सकता है। तो जो ग्रह लोगों की बुद्धि को प्रभावित कर रहा है, उनके विवेक को प्रभावित कर रहा है और खास करके उच्च सत्ता पे बैठे हुए लोगों के ब्रेन और विवेक को प्रभावित कर रहा है, बिल्कुल क्लियर है, तो वो बहुत क्लियर है। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि 2027 तक अगर ये युद्ध नहीं रुकता है, इसमें विराम नहीं आता है, तो ये निश्चित है कि ईरान या इजराइल में से एक देश का समाप्ति जो है वो होने ही वाली लेकिन है। अगर आचार्य राज मिश्रा जी ऐसा होता है तो निश्चित तौर पर ये तो दुनिया के लिए एक मतलब बहुत ही बड़ी बात हो जाएगी अगर ऐसा होता है तो। फिर देखिए क्योंकि इस प्रकार की परिस्थिति हो रही है और ये कहना कि इस समय पर ये रुक पाएगा, अब विश्व के लिए जो परिस्थिति है तो निश्चित रूप से होने वाली है। और क्योंकि शनि को काल कहा जाता है, जो आने वाला समय इस समय पर है वो क्या परिस्थिति कर रहा है, शनि 2027 में मेष राशि के अंतर्गत प्रवेश करेंगे, तो जो आने वाली परिस्थितियां शनि को लेकर के हैं वो बहुत अनुकूल नहीं है। हाँ, ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो कुछ घटित होने जा रहा है वो बहुत बेहतरीन नहीं है, जो कुछ हो रहा है वो बहुत, लेकिन एक दृष्टि मनोरमा जी में बड़ा स्पष्ट कहूंगा कि ये भारत की दृष्टि से बेहतरीन है, इसको ध्यान रखिएगा। अच्छा। आने वाले समय में, क्योंकि अभी भारत की मंगल की महादशा चल रही है, आने वाले समय में भारत की राहु की क्योंकि महादशा स्टार्ट होगी और राहु भारत की कुंडली में लग्न में बैठ करके एग्जॉल्टेड परिस्थिति में है। भारत के लिए अभी भी अगर राहु को देखा जाए तो राहु 10th हाउस में गोचर कर रहे हैं कुंभ राशि के अंतर्गत। तो अगर भारत की दृष्टि से मैं इस विषय को कहूंगा तो भारत कहीं ना कहीं बड़ा कूटनीतिज्ञ बन करके आने वाले फ्यूचर में उभरने वाला है। तो ये जो कुछ विश्व के अंतर्गत हो रहा है वो इजी नहीं है, बेहतर नहीं है। आने वाला समय भी विश्व के लिए बहुत बेहतरीन नहीं है। स्पेशली जुलाई में शनि के वक्री होने, 26 जुलाई में शनि के वक्री होने से नवंबर तक जब तक उनका गोचर राहु के साथ रहेगा, दिस इज नॉट गुड, ये समय अच्छा नहीं है। लेकिन उसके बाद की अगर परिस्थिति को देखा जाए तो भारत की दृष्टि से अगर मैं देखूंगा, भारत अगर अपनी आंतरिक युद्ध से संभाल ले, यानी जो पब्लिक है, जो यही के शत्रु हैं, अगर उनको संभाल लेता है तो भारत के लिए परिस्थितियां निश्चित रूप से आने वाले समय में बेहतर होंगी। अभी के समय में नुकसान हो रहा है, अभी के समय में अगर मैं पेट्रोल की बात कर लूं या बाकी चीजों की बात कर लूं, महंगाई और भी ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है क्या? देखिए हाँ, ये निश्चित रूप से होने वाला। अगर मैं महंगाई को लेकर के बात करता हूं, क्योंकि काल पुरुष के द्वादश भाव के अंतर्गत शनि गोचर कर रहे हैं, यानी 12th हाउस में शनि गोचर करेंगे, ठीक है। 12th हाउस में मैलेफिक प्लैनेट का गोचर करना आय और व्यय को दिखाता। अगर मैलेफिक प्लैनेट गोचर कर रहा है तो वहां पर जो खर्चे हैं वो अत्यधिक बढ़ जाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि 11th हाउस के अंतर्गत राहु गोचर कर रहे हैं तो लोग इनकम किसी भी प्रकार से करने की कोशिश करेंगे। मतलब एक होता है कि आप जब पैसा कमाते हैं तो आप मानवता का ध्यान रखते हैं कि दूसरे का नुकसान नहीं होना चाहिए। तो लेकिन जब राहु जैसा प्लैनेट 11th हाउस में गोचर करता है तो फिर आप मानवता का ध्यान नहीं रखते हैं, तो लोग भी नहीं रहा, हाँ, अब दिख भी नहीं यस, तो लोग किसी प्रकार से भी झूठ बोल के, चोरी करके, लूट के, मतलब कुल मिलाकर अपना हित साधना है। सावी जी, अभी की जो पूरी परिस्थिति उसमें दुनिया शायद अब यही सोच रही है, मतलब जैसे अमेरिका कहता है ना, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, मागा मागा, मतलब क्या यही चल रहा है? क्या यही सोच अब डेवलप होती जा रही है कि मेरे को नुकसान होगा तो मैं तो न्यूक्लियर है मेरे पास, जैसे पाकिस्तान हमेशा कहता रहता है मैं अपने लिए ये करूंगा, मैं अपने लिए, हर देश की क्या यही सोच हो गई है? देखिए, कहीं ना कहीं इसका सबसे ज्यादा जो इम्पैक्ट है वो राहु की वजह से आ रहा है, क्योंकि राहु उस भाव में गोचर कर रहा है जो कहीं ना कहीं हमारी रिकॉग्निशन से जुड़ा है, जो हमारी प्रतिष्ठा से जुड़ा है, जो हमारे मान सम्मान से जुड़ा है। तो एकादश भाव में जब राहु गोचर करता है तो एक इंडिविजुअल को जितना इसका लाभ देता है, अगर उसके लिए ये पोजीशन स्ट्रांग हो, तो व्यक्ति विशेष के ना बात करते हुए अगर हम मेदिनी ज्योतिष में देखते हैं तो हर
कंट्री का या हर रिप्रेजेंटेटिव का उस समय थॉट प्रोसेस यही होता है कि मुझे अपने देश को और बेटर करना है, अपने देश को और सशक्त करना है। और अगर उसके लिए सब लोग एक साथ हाथ मिलाकर अगर काम करें तो बहुत अच्छा है, लेकिन ये होना इस समय में पॉसिबल नहीं है क्योंकि इतने क्रॉस बॉर्डर्स हमारी जो नेशंस है उसमें इतनी खटास है, इतनी तनाव है कि सब लोग एक साथ आके कभी काम नहीं कर सकते एक पर्टिकुलर गोल की तरफ। और जब राहु जैसा ग्रह आ जाता है तो लोगों के मन में वहम और भ्रम, इल्यूजन को पैदा कर देता है। तो जो नहीं भी है वो भी आपको दिखता है या उसे भी हासिल करने की चाह आपकी हो जाती है, और यही हो रहा है अभी। तो अब जब तक राहु का गोचर जो है वो ऐसे ही कुंभ राशि में रहने वाला है, शनि से जब तक वो प्रभावित रहने वाला है क्योंकि शनि अभी रेट्रो हो जाएंगे, तो ये युतियां जो है ये बहुत अच्छी या पॉजिटिव नहीं है। दूसरी चीज ये है कि कर्क राशि में अभी ग्रहण जो है वो पड़ने वाला है, और कर्क राशि नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न जो कंट्रीज हैं उनको इंडिकेट करती हैं। तो हमारे देश से अगर हम बात करते हैं तो नॉर्थ वेस्टर्न बेल्ट में जो कंट्रीज आती हैं, अमेरिका, ईरान, ये सभी देशों के लिए ये जो समय है ये थोड़ा सा संकट से जूझने का है। लेकिन अगर हम देश की आंतरिक स्थिति की बात करते हैं, क्योंकि इंडिया न्यूज के व्यूअर्स जो है वो इंडिया में भी बैठे हैं और बाहर भी बैठे हैं, तो जो इंडियंस है उनको एक चीज मैं बोलना चाहती हूँ कि देखिए, हम महंगाई के लिए हमेशा शनि की बात करते हैं, लेकिन हमारी देश की कुंडली के लिए शनि योग कारक ग्रह है। तो ऐसे में जब योग कारक ग्रह का प्रभाव होता है और हमारे देश के अंतर्गत अगर हम बात करते हैं तो कुछ कलह कलेश होगी, लेकिन फिर भी हमें अपनी सरकार से इतनी सपोर्ट मिल जाएगी और जनता के लिए हित के लिए जो फैसले वो लिए जाएंगे, क्योंकि शनि जन नेतृत्व करने वाला ग्रह भी माना गया है। ठीक है। अच्छा आचार्य राज मिश्रा जी, ये जो अभी पूरी परिस्थिति, ऐसा लग रहा था कि अभी शायद सब कुछ स्मूथ हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन जो अब ईरान वापस कर रहा है, मतलब अभी वर्स्ट क्या हो सकता है? क्या अभी दुनिया को वर्स्ट देखना बाकी है, सबसे बुरा? देखिए, क्योंकि शनि मैंने कहा कि दोनों मैलेफिक प्लैनेट जो कॉम्बिनेशन बन रहा है, और मैं उसी विषय पर वापस आऊंगा, जो कि ऐसी कंडीशन होती है कि जब मैलेफिक प्लैनेट है तो वातावरण अशुद्ध होता है, तो फिर बुद्धि खत्म हो जाती है। तो मैंने कहा कि जाहि विधाता दारुण दुख देहि बाकी मत पहले हर ले। तो वो परिस्थितियां है, अभी कंडीशन और खराब होनी है, अभी नुकसान होना है। मैं दोबारा एक बात कह रहा हूं कि अभी पश्चिमी जो विश्व है, जो पश्चिमी देश हैं, जो उनके अंदर एक नेता को फिर से मारने का प्रयास किया जाएगा और मारा जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। मुझे ये बहुत कुछ शंका है कि इंग्लैंड के अंदर, यूएस या कनाडा के अंतर्गत यहाँ एक बड़े लीडर को मारा जाए शनि और राहु को। आज एक सूत्रों के हवाले से खबर आई कि ईरान की तरफ से कहा जा रहा है कि एक धमकी भरा मतलब सब कुछ दिया गया, जिसमें ट्रंप का नाम है, जिसमें नेतन्याहू का नाम है और एक दो बड़े लीडर्स का नाम है कि इनको हम खत्म कर देंगे। बहरहाल कितना ये होता है देखेंगे, लेकिन आज की ये जो हमारी पेशकश थी इसमें साफ है जो बात सैवी जी भी कह रही हैं, आचार्य राज मिश्रा जी भी कह रहे हैं कि परिस्थितियां अभी उतनी अनुकूल है नहीं, और ऐसा लगता नहीं है कि अभी अनुकूल होंगी। बहरहाल देखना होगा कि क्या आने वाले समय में ये युद्ध रुक पाएगा या फिर इसके आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। मैं बहुत शुक्रिया आप दोनों का मेरे साथ जुड़ने के लिए इस खास पेशकश में। तो तमाम खबरों पर नजर है, आप रहिए हमारे साथ, देखते रहिए इंडिया न्यूज।